हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 5 के बारे में। तो इससे पहले हम उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो हमारी पुस्तक है उसमें से जो हमारा दूसरा लेसन है उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं वह सभी क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और आज हमारा परीक्षावाणी टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा 5वां पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम जो तीसरा लेसन है उत्तराखंड का इतिहास वाला, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे करके हम इस पार्ट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 250 क्वेश्चन है हमारे तीसरे लेसन में। तो इन 250 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपको उत्तराखंड जीके की अदर क्लासेज या डिटेल्स में उत्तराखंड जीके को पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमारी जो पोस्टमार्टम क्लासेज वाली प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा। और जो मैराथन क्लासेज हैं, एक 5 घंटे की है, एक 4 घंटे की है, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। वो आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और उत्तराखंड के जो आपके दोस्तों अपकमिंग एग्जाम्स हैं, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, वो होने वाले हैं। उनका कैलेंडर इसी हफ्ते आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय आप लोगों को मिलने वाला है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम पेपर अगले महीने हो जाएगा, मई में उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। और कैलेंडर भी आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो अब आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का जीएस आप लोगों को स्ट्रांग बनाना है। 10 से 12 घंटे आप लोग पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू रिवाइज कीजिए। उत्तराखंड को खासकर बहुत स्ट्रांग बनाइए। उत्तराखंड हिंदी, ये 2 पोर्शन आपको बहुत स्ट्रांग करने हैं। और जीएस वाला पोर्शन भी आपको नॉर्मली पढ़ के जाना है, तो आपका एग्जाम्स तभी क्लियर हो पाएगा। तो आप तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। और उत्तराखंड पर अगर कमांड बनानी है तो मैं सिर्फ वही कहूँगा कि पोस्टमार्टम क्लासेस को आप देखिए, उनको फॉलो कीजिए। उसके साथ में परीक्षावाणी वाली सीरीज और मैराथन क्लासेस को, इनको देखिए। इतने से भी अगर आप इतना भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और उत्तराखंड की परीक्षावाणी वाली पुस्तक पढ़ लेते हैं, तो आपका उत्तराखंड का मैक्सिममली 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि जब आप लोगों के फीडबैक्स अच्छे आएंगे तभी हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया है। केदारखंड प्रयुक्त किया गया है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम क्या हो जाएगा, तो कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग किया गया है। अब स्कंद पुराण में दोस्तों 5 हिमालयी खंडों का वर्णन हमें मिलता है। पहला है नेपाल खंड, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है केदार खंड, चौथा है जालंधर खंड और 5वां है कश्मीर खंड। और स्कंद पुराण के इस 5 हिमालयी खंडों में से 2 खंड, मानस खंड और केदार खंड का संबंध उत्तराखंड से माना जाता है, जिसमें मानस खंड हमारे कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है, या कुमाऊं क्षेत्र को वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र पहले मानसखंड नाम से जाना जाता था, और वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र जो है हमारा, वह पहले स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका कि गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, केदारखंड। कुमाऊं क्षेत्र के लिए पूछेगा तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए हो जाएगा दोस्तों मानसखंड। ठीक है, अब यहीं से 1 से 2 फैक्ट दोस्तों और हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास की स्रोत, या उत्तराखंड का जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो उसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों क्या, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों से ही हमें उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में, या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, या पौराणिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तराखंड के आद्य इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है, धार्मिक ग्रंथ या फिर साहित्य माने जाते हैं। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में। याद रखना दोस्तों, आपको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि या मानुषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड को देवभूमि या मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहकर किसमें संबोधित किया गया है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है। अगला हमारा दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहकर संबोधित किया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहकर संबोधित किया गया है। क्या, उत्तर कुरु। तो उत्तर कुरु किसमें कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है उत्तराखंड को क्या, उत्तर कुरु। उत्तर कुरुओं के निवास स्थान के कारण इसे उत्तर कुरु कहा गया है। यहीं से अगला प्रश्न आता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या, ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या, बद्रीनाथ कहा गया है, तो बद्रीनाथ भी उत्तराखंड को ही कहा गया है। यहीं से प्रश्न आता है कौशिकी ब्राह्मण में,
कौशितिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम कहा गया है कौशितिकी ब्राह्मण में। किसको? उत्तराखंड को। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है ना आदि ऐतिहासिक काल वाला, तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा उत्तराखंड का इतिहास विस्तृत रूप में, अजय रावत जी की किताब से, यशवंत सिंह कटौत जी की किताब से। तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन डिटेल्स में क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हम चलेंगे, और साथ ही जो अजय रावत वाली जो हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही है दोस्तों, प्लेलिस्ट पे आपको वो भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करके बताई हुई हैं। फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हम जान लेते हैं। बाकी स्कंद पुराण का संबंध हमारे उत्तराखंड से माना जाता है, और मेनली 5 खंडों में से 2 खंड मानस खंड और केदार खंड का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब यहीं से एक प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तराखंड का नामकरण किस काल में हुआ था? तो महाभारत काल में उत्तराखंड का नामकरण हुआ था। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। केदार खंड है वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र, और मानस खंड है वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न मुझे पूछा जाता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड और केदार खंड को विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है दोस्तों हमारी बधाण पर्वत श्रेणी। क्या? बधाण पर्वत श्रेणी, जिसे हम दोस्तों वर्तमान में नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी को कुमाऊं और गढ़वाल के विभाजक पर्वत श्रेणी के रूप में, या मानसखंड और केदारखंड के विभाजक पर्वत स्थल के रूप में जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। बधाण पर्वत, बधाण क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। वर्तमान में इसे हम नंदा देवी पर्वत के नाम से जानते हैं, और यह नंदा देवी पर्वत जो है मानसखंड और केदारखंड यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो हिमवंत कहा गया। जो ये ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, हिमवंत, तो ये किसमें कहा गया है? बौद्ध साहित्य के जो भी पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड के लिए हमारा हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कभी कभी कि उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? बौद्ध साहित्य में किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड को ही उत्तरखंड, ब्रह्मापुर, खसदेश, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, केदारखंड, पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पर्वत क्षेत्र आदि कई नामों से भी जाना जाता रहा है। इतने पॉइंट आप फिलहाल यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्न रहने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? गढ़वाल के लिए केदारखंड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा कि सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है। किसको? सल्ट क्षेत्र को। वहीं गढ़वाल का बारदौली पूछेगा दोस्तों, तो गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है किसको? गुजड़ू क्षेत्र को। किसको? गुजड़ू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है। अब दोस्तों सल्ट क्रांति आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी क्रांति हुई थी उसे हम सल्ट क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस सल्ट क्रांति की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को। बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। 5 सितंबर 1942 को हमारी सल्ट क्रांति हुई थी, जिसे खुमाड़ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सल्ट अल्मोड़ा जनपद के सल्ट के खुमाड़ नामक क्षेत्र पर एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। कब? 5 सितंबर 1942 को। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता गंगादत्त शास्त्री कर रहे थे। तो जो कुमार क्षेत्र में जो सम्मेलन या सभा हो रही थी, इनकी पुलिस के साथ में भिड़ंत हो जाती है, और भिड़ंत में दोस्तों जो हमारा जॉनसन होता है उस टाइम पे, जॉनसन के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए जाते हैं, और इस कांड में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि प्रश्न यहाँ से भी दोस्तों पूछा आता है कि सल्ट क्रांति में कौन कौन शहीद हुए थे। ठीक है, तो सल्ट क्रांति में जैसे कि हमारे गंगाराम जी, खीमब देव जी, चूड़ामणि जी, बहोदर सिंह जी आदि हमारे कई लोग इसमें शहीद हो गए थे। तो इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं का बारदौली किसको कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। सल्ट क्षेत्र या सल्ट क्रांति कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये भी आपको याद रखना है। और किस क्षेत्र में हुई थी? तो सल्ट के खुमार क्षेत्र में यह सम्मेलन एक आयोजित हो रहा था, उसी के दौरान में हमारी सल्ट क्रांति हुई थी। सल्ट क्रांति में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। सल्ट में जो ये सभा हो रही थी खुमार नामक स्थान पर, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? गंगादत्त शास्त्री कर रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। और इसी सल्ट क्रांति को कुमाऊं का बारदौली किसने कहा था? एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो सल्ट क्रांति को कुमाऊं का बारदौली किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था। और इसी सल्ट को तथा जो कुमाऊं में सल्ट है और गढ़वाल में जो खुमाड़ है, इनको राष्ट्रीय आंदोलन के तीर्थ स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और 5 सितंबर 1942 में सल्ट क्षेत्र में जो ये हमारा सल्ट की क्रांति हुई थी, इसी को देखते हुए दोस्तों सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी सल्ट
क्रांति या जो कुमाऊं का बारदौली सल्ट क्षेत्र है, इसमें जो भी व्यक्ति हमारे शहीद हुए, कौन, गंगाराम जी, खीमादेव जी, चूड़ामणि जी और बहादुर सिंह जी इसमें शहीद हुए थे। और यही प्रश्न अभी अपर पीसीएस में पूछा जा चुका था दोस्तों कि गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि तथा बहादुर सिंह जी किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो शहीद हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक रूप हमारे उत्तराखंड में सल्ट क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 सितंबर 1942 को हुआ था। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से याद रखने हैं। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। यहीं से आप दोस्तों 1 से 2 होते हैं, ठीक है। सल्ट क्षेत्र हमें बताया कुमाऊं का बारदौली, और सल्ट क्रांति कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्रांति हुई थी। यहीं से दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि देघाट कांड कब हुआ था? देघाट कांड, तो देघाट कांड हुआ था 19 अगस्त 1942 को। क्या हुआ था? देघाट कांड हुआ था। यहीं से एक प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सालम की क्रांति कब हुई थी? तो सालम की क्रांति और सल्ट की क्रांति में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही डेट है। नहीं दोस्तों, सल्ट क्रांति 5 सितंबर 1942 को हुई थी, जबकि सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई थी। कब? 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई थी। कुमाऊं का बारदौली किसको कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। वहीं गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुजड़ू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है। और ये गुजड़ू कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है गुजड़ू क्षेत्र, जिसमें गुजड़ू में भी ऐसा ही एक क्रांति हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे एक सम्मेलन और था, उसकी अध्यक्षता राम प्रसाद नौटियाल जी कर रहे थे। और उसी क्षेत्र में फिर बर्नेट के द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है और कई लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हमारे यह कुछ कांड हुए थे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? यानी कि जो अशोक का शिलालेख है वो किस स्थान से मिला है? आप लोगों को पता ही दोस्तों, अशोक का कालसी शिलालेख हम हमेशा पढ़ते भी हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या? अशोक का कालसी शिलालेख या अशोक का कालसी अभिलेख। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? कालसी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कालसी कहाँ पड़ता है दोस्तों? देहरादून जनपद में पड़ता है कालसी, ठीक है। कहाँ पे? देहरादून जनपद में। अब अशोक के कालसी अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो 1860 में दोस्तों जॉन फॉरेस्ट या जॉन फॉरेस्टर, आप अलग अलग नाम देखेंगे इनका अलग अलग किताबों में। तो जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की गई थी। और यह जो कालसी अभिलेख है किससे संबंधित है? तो मौर्यों से संबंधित है। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम पूछा गया कि कालसी अभिलेख का संबंध किससे है? तो मौर्यों से कालसी अभिलेख का संबंध माना जाता है। और ये कालसी अभिलेख किसका है? अशोक का अभिलेख माना जाता है, अशोक का शिलालेख माना जाता है। क्या? कालसी अभिलेख या शिलालेख, ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में भी कालसी अभिलेख को ही जाना जाता है, कालसी शिलालेख को ही जाना जाता है। और ये जो कालसी शिलालेख है दोस्तों, यह यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है, कालसी नामक स्थान पर, जो कि देहरादून जनपद में पड़ता है। और इस कालसी अभिलेख या शिलालेख की भाषा कौन सी है दोस्तों? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो प्राकृत भाषा है, पाली नहीं है। बहुत सारी किताबों में पाली दिखाया गया है, नहीं दोस्तों। भाषा कौन सी है? अशोक के कालसी अभिलेख या शिलालेख की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। वहीं लिपि पूछेगा दोस्तों, तो लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अशोक के कालसी अभिलेख की क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, जिस अशोक के इस कालसी अभिलेख में हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई है। और कालसी अभिलेख में ही उत्तराखंड के इस क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा गया है? अप्रांत कहा गया है। अप्रांत कहा गया है उत्तराखंड के क्षेत्र को। और उत्तराखंड में रहने वाले निवासियों को पुलिंद कहा गया है। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के निवासियों को क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया है। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? इस क्षेत्र को दोस्तों अप्रांत कहा गया है, ठीक है। और अशोक के अभिलेख के रूप में या शिलालेख के रूप में इस कालसी अभिलेख को जाना जाता है, जो कि मौर्यों से संबंधित था। और एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में किस अभिलेख को जाना जाता है? तो कुलिंद राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में भी दोस्तों इस अशोक के कालसी अभिलेख को जाना जाता है। अशोक के कालसी अभिलेख से हमें क्या? कुलिंद राजवंश की जानकारी भी मिलती है, जिसमें कुलिंदों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर है, देहरादून में स्थित है। अशोक का अभिलेख है, मौर्यों से संबंधित है, प्राकृत भाषा में लेख मिले हैं, क्षेत्र को अपरांत और इस क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं उनको पुलिंद कह के संबोधित किया गया है। तो अशोक का कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालसी। कौन सी नदी के संगम पर है? ये भी प्रश्न पूछा था, यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो कि किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो कण्वाश्रम है दोस्तों, यह हमारा मालिनी नदी के तट पर स्थित था। आपको पता ही होगा दोस्तों कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ बहुत प्रसिद्ध थे। एक था हमारा बद्रिकाश्रम और दूसरा था कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम, जो कि हमारा वर्तमान में बद्रीनाथ नाम से हम जानते हैं, यह चमोली जनपद में स्थित है। जबकि कण्वाश्रम दोस्तों, जिसे हम वर्तमान में चौका घाट नाम से जानते हैं, कण्वाश्रम को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? चौका घाट नाम से जानते हैं, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो यहीं पर जो हमारा
कण्वाश्रम नामक स्थान था, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विद्यापीठ हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पे करी थी दोस्तों? कण्वाश्रम में करी थी। इसे हम वर्तमान में चौका घाट नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, जो ये कण्वाश्रम है यह कौन सी नदी के तट पर स्थित था? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित था। कौन सी? मालिनी नदी के तट पर स्थित था। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी। कण्वाश्रम को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इसे चौका घाट नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ दोस्तों कण्वाश्रम क्या दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो दुष्यंत शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध स्थान भी कण्वाश्रम है। भरत, सम्राट भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत बना, उनके जन्म स्थान के रूप में भी कण्वाश्रम ही प्रसिद्ध है। तो सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कहाँ पे हुआ था? कण्वाश्रम में ही हुआ था, जिसे हम वर्तमान में चौका घाट नाम से जानते हैं। और कालिदास ने यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी और ये प्रसिद्ध विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध था और मालिनी नदी के तट पर यह स्थित है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण रतूड़ी हो गए, रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल और चंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी दोस्तों हमारे क्या हैं? उत्तराखंड के एक इतिहासकार नहीं हैं। तो ये क्या है? ये हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या सैनिक थे और पेशावर कांड के नायक के रूप में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है। और पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 को दोस्तों पेशावर कांड की घटना हुई थी और पेशावर कांड के नायक के रूप में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है, जो कि गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़ी के हमारे एक सैनिक थे और इन्हें ही एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी। इन्हें गढ़वाली की उपाधि किसने दी? जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों वीर चंद्र सिंह भंडारी जी को गढ़वाली की उपाधि दी गई और उसके बाद में हम इन्हें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, बाकी हरिकृष्ण रतूड़ी दोस्तों ये इतिहासकार हैं, बद्रीदत्त पांडे जी भी हैं और शिव प्रसाद डबराल जी भी हैं। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा लिखा गया है, कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखा गया है और वहीं उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों 5 ही प्रश्न कराए हैं और 5 ही प्रश्नों में से कितने ज़्यादा फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो देखनी है और रिवाइज करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? बच्चे बच्चे को बताया दोस्तों 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। यहीं से एक प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि गोरखाओं के द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1790 में ही गोरखाओं के द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था और 1790 से लेकर 1815 तक दोस्तों इन्होंने यहाँ पे कुमाऊं पर शासन किया था। 1790 से 1815 पर। यहीं से प्रश्न बनता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं को कब जीता? तो भी दोस्तों 1790 ही आपको आंसर याद रखना है। अब यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? तो गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? 1791 में किया गया प्रथम आक्रमण। ठीक है, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1791 में हुआ। लेकिन 1791 में हमारी बाद में लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न पूछा आता है कि गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया गया या गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया गया? तो फरवरी 1803 में दोस्तों फिर गढ़वाल पर गोरखाओं के द्वारा दोबारा से आक्रमण किया गया और 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें हमारे गढ़वाल पर भी दोस्तों गोरखों का शासन स्थापित हो जाता है। अब देखिए दो प्रश्न मैं आपको क्लियर करता हूं कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में स्थापित हुआ था। वहीं आपसे पूछेगा कि गढ़वाल में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1804 में। कब हुआ था? 1804 में। कुमाऊं में गोरखों ने कब से कब तक शासन किया? 1790 से लेकर 1815 तक गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया। लगभग कितने वर्ष दोस्तों? 25 वर्ष इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया। और वहीं गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर कितना शासन किया गया? 1804 से 1815 तक। ठीक है, लगभग 10.5 वर्ष दोस्तों गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर शासन किया गया। और खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 14 मई 1804, जो कि गोरखों के मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। और 14 मई 1804 के बाद ही गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर शासन किया गया 1815 तक। फिर 1815 में हमारा अंग्रेजों के द्वारा गोरखों को यहाँ से भगा दिया जाता है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि गोरखों को कुमाऊं तथा गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए न्योता किसने दिया था? तो उत्तराखंड का विभीषण दोस्तों हर्षदेव जोशी, जिन्हें देशद्रोही और स्वार्थपूर्ण व्यक्ति की संज्ञा दी है एटकिंसन ने। इसी के साथ साथ में देशद्रोही उत्तराखंड का विभीषण भी कहा जाता है इनको। ठीक है, या कुमाऊं का चाणक्य कह के हर्षदेव जोशी जी को संबोधित किया जाता है। इनके द्वारा ही गोरखों को गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण के लिए या आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा गया था या आमंत्रित भेजा गया था। याद रखना आपको। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये भी आता है कि जब गोरखों का उत्तराखंड पर प्रथम बार आक्रमण हुआ तो इस टाइम पे हमारे
नेपाल के राजा कौन थे या नेपाल के शासक कौन थे? तो रण बहादुर शाह थे। और यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि गोरखों के कुमाऊं आक्रमण के समय नेपाल के शासक कौन थे? रण बहादुर शाह थे। कौन थे? रण बहादुर शाह थे, जो कि 1799 तक हमारी गद्दी पर बैठे थे। गोरखाओं के द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों अल्मोड़ा में अधिकार किया गया था। ठीक है, अब गोरखों ने जब 1790 में कुमाऊं पर शासन स्थापित किया तो 1790 में ही दोस्तों एक होता है कि हमारा हवाला बाग का युद्ध या हवाल बाग का युद्ध। याद रखना आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवल बाग का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1790 में हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था? गोरखों के मध्य में और चंद शासकों के मध्य में हुआ था। और चंद राजवंश के अंतिम शासक कौन? महेंद्र चंद ने गोरखों के साथ में यह युद्ध लड़ा था, जिसमें महेंद्र चंद हार गया था और एट लास्ट में दोस्तों कुमाऊं से चंद राजवंश का अंत हो गया था। और चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद को हराकर गोरखों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। कब? 1790 में। अब यहीं से एक प्रश्न पूछा था, नेपाल का राजा कौन था इस टाइम पे दोस्तों जब कुमाऊं आक्रमण हुआ था? रण बहादुर शाह था। जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था उस टाइम पे नेपाल का शासक कौन था या सफल आक्रमण हुआ था उस टाइम पे दोस्तों? गीवाण युद्ध विक्रम शाह था। और यहीं से एक प्रश्न आता है, जब 1790 में कुमाऊं पर गोरखों के द्वारा आक्रमण किया गया तो गोरखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गोरखों का नेतृत्व किया था हस्तिदल चौतरिया तथा अमर सिंह थापा के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था। तो मेनली हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा तथा महेंद्र चंद के मध्य में 1790 में हवलबाग का युद्ध हुआ था, जिसमें हवलबाग के युद्ध के बाद में कुमाऊं पर गोरखों ने शासन स्थापित कर लिया। वहीं गढ़वाल पर गोरखों ने शासन कौन से युद्ध के बाद में स्थापित किया था? तो फुड़बुड़ा के युद्ध के बाद में स्थापित किया था। अब देखिए दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो उतनी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे मैंने बना रखी है गोरखा शासन राजवंश की वीडियो बना रखी है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, 4 या 5 पार्ट वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक कहानी के रूप में मैंने वहाँ पे आपको ये समझा रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है दोस्तों। इसी कटारमल के सूर्य मंदिर को गुणादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुणादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी कटारमल सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, कोसी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। क्या? गुणादित्य सूर्य मंदिर या फिर कटारमल सूर्य मंदिर। और ये कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? प्रश्न पूछा था एग्जाम में। तो कत्यूरी शासक कटारमल के द्वारा दोस्तों यह कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण करा गया था, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, कोसी नदी के तट पर स्थित है और कोसी के पास में ही यह स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न पूछा आता है कि जो एक कटारमल सूर्य मंदिर है यह किस शैली में बना हुआ है? तो यह उत्तराखंड शैली में बना हुआ मंदिर है। क्या? कटारमल का सूर्य मंदिर। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि गुणादित्य सूर्य मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न भी एक बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। तो गुणादित्य सूर्य मंदिर की स्थापना दोस्तों हमारा कटारमल के द्वारा ही की गई थी। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी के साथ कटारमल सूर्य देवता मंदिर क्या? उत्तराखंड शैली में निर्मित है, कटारमल के द्वारा निर्माण किया गया था। और जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था इसका दोस्तों? तो बाज बहादुर चंद जी के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, गुणादित्य सूर्य की प्रतिमा यहाँ पर स्थित है, ऐसा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? तो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था दोस्तों? सुलेमान सिकोह था। ठीक है, सुलेमान सिकोह जो कि दारा सिकोह का पुत्र था, इसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। और किस शासक के दरबार में इसने आश्रय लिया था दोस्तों? तो पृथ्वीपति शाह जो कि परमार राजवंश के 47वें शासक थे। कौन से शासक थे? 47वें शासक थे। इनके ही दरबार में आश्रय लिया था किसने? सुलेमान सिकोह ने। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन जाता है कभी कभी कि सुलेमान सिकोह ने किस परमार राजवंशी शासक के दरबार में शरण ली थी? तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में इन्होंने शरण ली थी। औरंगजेब के डर से भागता भागता पहले दोस्तों कुमाऊं गया था। कुमाऊं में बाज बहादुर चंद के दरबार में गया। बाज बहादुर चंद ने इसको शरण देने से मना कर दिया। बाज बहादुर चंद ने कहा कि तू गढ़वाल जा, गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह है जिसने क्या शाहजहां के भी छक्के छुड़ा दिए थे, तो उसके पास जा, वो तेरे को शरण जरूर देगा। क्योंकि जो हमारा बाज बहादुर चंद था उसके औरंगजेब के साथ में अच्छे संबंध थे, इस कारण बाज बहादुर चंद ने सुलेमान सिकोह को गढ़वाल भेज दिया। और बाद में सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था किसके दरबार में? पृथ्वीपति शाह के दरबार में। ठीक है, याद रखना है। और सन पूछा जाएगा दोस्तों, सन इंपोर्टेंट है। 1658 ईस्वी में दोस्तों यह हमारा सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल आया था। सुलेमान सिकोह गढ़वाल कब आया था? 1658 ईस्वी में आया था। और अपने साथ में 2 चित्रकारों को, कुंवर श्यामदास और हरदास को भी लेकर आया था दोस्तों। उसी के बाद में वहाँ पे हमारा गढ़वाल में गढ़वाली शैली की सूत्रपात करता होती है, गढ़वाली शैली या जो हमारी गढ़वाली चित्रकला शैली का सूत्रपात करता राजा के रूप में भी किसको जाना जाता है? पृथ्वीपति शाह को जाना जाता है। कुंवर श्यामदास और हरदास को अपने साथ कौन लाया था? सुलेमान सिकोह लेकर आया था। और उसी के बाद वहाँ पे गढ़वाली शैली का विकास होता है। और गढ़वाली शैली के महान चित्रकार के रूप में मौलाराम को जानते हैं, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? सुलेमान सिकोह। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी गढ़वाल में दोस्तों ढांढक आंदोलन संबंधित था मजदूरों से।
किससे? मजदूरों से। और ये ढांढक आंदोलन दोस्तों मेनली क्या था? वन संबंधी आंदोलन था। क्या था? वन संबंधी आंदोलन था। जब गांधी जी ने दोस्तों अपना असहयोग आंदोलन चलाया था, तो असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही टिहरी गढ़वाल की स्थानीय जनता ने दोस्तों वनों से संबंधित कानूनों के विरोध के लिए ढांढक आंदोलन चलाया था, जो कि टिहरी गढ़वाल से संबंधित था। और ये मजदूरों से मेनली हमारा संबंधित था। क्या? ढांढक आंदोलन। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान यह चलाया गया था। और वन आंदोलन से संबंधित था ढांढक आंदोलन, जो कि मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, मजदूरों से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो टिहरी में डोला पालकी आंदोलन दोस्तों हमारा शिल्पकारों से संबंधित था। टिहरी में ही नहीं दोस्तों, टिहरी के साथ साथ भी और स्थानों पर भी हमारा जो भी डोला पालकी आंदोलन था, यह किससे संबंधित था? यह हमारा संबंधित था किससे? शिल्पकारों से। ठीक है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न बनता है कि डोला पालकी आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डोला पालकी आंदोलन के जनक के रूप में दोस्तों जो जाना जाता है किसे? हमारा जयानंद भारती जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जयानंद भारती जी को जाना जाता है। डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जयानंद भारती जी को जाना जाता है। और ये डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1923-24 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब कहीं कहीं आपको 1930 भी देखने को मिलेगा दोस्तों। 1930 या 1923-24 में हमारा डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब दोस्तों पहले क्या होता था, मतलब जब हमारा ये 1940 से पहले की बात बताऊँ, तो यहाँ पे जो शिल्पकार थे या दलित समुदाय के लोग थे, इन्हें अपनी शादी के दिन जो है इनकी जो दुल्हन थी या दूल्हा था, उन्हें डोली में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था। डोली में या घोड़े में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर वो बैठते भी थे तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जाता था, उनके साथ में मारपीट की जाती थी। इसी कारण दोस्तों 1923 से या कहीं कहीं 1930 से लिखा जाता है कि डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? जयानंद भारती जी के द्वारा, जिसके द्वारा यह मांग की गई थी कि शिल्पकार या दलित समुदाय के लोगों को भी डोली में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। तो वही यह प्रश्न है दोस्तों कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था। शुरुआत कब हुई थी? 1923-24 में या 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके प्रणेता के रूप में जयानंद भारती जी को जाना जाता है। और उसी के बाद में दोस्तों डोला पालकी जो ये प्रथा है, इस प्रथा का अंत भी होता है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि हाईकोर्ट के द्वारा शिल्पकारों को डोला पालकी प्रयोग करने का कानूनी अधिकार कब दिया गया था? तो 1936 में दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा भी डोला पालकी का प्रयोग करने के लिए कानूनी अधिकार शिल्पकारों को दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों जब हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है ना 1940 में, उस समय पे भी डोला पालकी प्रथा के कारण या डोला पालकी जो हमारा एक घटना हुई थी 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, तो एक रमेश चंद्र भवखंडी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी जी को गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन में या डोला पालकी के संबंध में मारपीट की घटना के बारे में अवगत कराया। तो गांधी जी ने क्या किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। कब? कहाँ पे? गढ़वाल में। उसके बाद गढ़वाल की स्थानीय जनता में एक बैठक होती है, गढ़वाल कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन का अंत कर दिया जाता है तथा यहाँ पर दलितों को या शिल्पकारों को डोली पर बैठने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। कब? 1941 में। फिर 1941 में जाकर दोस्तों फाइनली हमारा डोला पालकी आंदोलन का समाप्ति हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा शिल्पकार थे या फिर हम कह सकते हैं जो भी दलित समुदाय के लोग थे, उन्हें डोली में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था। जयानंद भारती को इनके प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। ई गार्डनर हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे। कौन? ई गार्डनर साहब। ठीक है। वहीं कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर कौन थे दोस्तों? यह भी प्रश्न एग्जाम में कभी कभी बार पूछ लिया जाता है। तो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर कौन थे? ट्रेल थे। कौन थे? ट्रेल कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। हाँ, एक और प्रश्न दोस्तों मेरे को भी ध्यान आ रहा है कि हाँ, जो मैंने आपको ये कटारमल सूर्य मंदिर बनाया ना, कटारमल सूर्य मंदिर को ही बूटाधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या? बूटाधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो बूटाधारी सूर्य मंदिर एक बार जो हाईकोर्ट का एग्जाम पेपर हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि बूटाधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कटारमल के द्वारा बूटाधारी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा कुमाऊं का प्रथम जो कमिश्नर कौन थे? तो ये थे ई गार्डनर साहब। ठीक है, ई गार्डनर ने कब से कब तक यह कुमाऊं कमिश्नर रहे थे दोस्तों? 1815 से लेकर 1816 तक ये हमारे कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। यह प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे। यहीं से एक प्रश्न बहुत बार इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीनगर अल्मोड़ा के मध्य में डाक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सर्वप्रथम श्रीनगर और अल्मोड़ा के मध्य में दोस्तों 1815 में डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। किसके द्वारा? ई गार्डनर के द्वारा। ठीक है, और ये 3 मई 1815 से 13 अप्रैल 1816 तक हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। सबसे कम समय तक रहने वाले कुमाऊं कमिश्नर ये हैं। इनके समय पे ही दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था 1815 में, या कुमाऊं जनपद का गठन हुआ था कब? 1815 में। और इनके समय पर कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा में बनाया गया था, जिसे बाद में अक्टूबर 1855 में नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया अल्मोड़ा से। इसी के साथ साथ दोस्तों एडवर्ड गार्डनर के द्वारा कर प्रणाली में सुधार किया गया। इनके द्वारा ही दोस्तों कुमाऊं में
7 तहसीलें और 5 थाने बनाए जाते हैं, ठीक है। और कर प्रणाली में माल जो भूमि कर था और सागर नामक जो हमारा गैर भूमि कर था उसमें सुधार किया जाता है, ठीक है। और बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक भी गार्डनर के द्वारा ही लगाई जाती है। कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 के मध्य में भी एडवर्ड गार्डनर के द्वारा ही किया जाता है। तो इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखने हैं एडवर्ड गार्डनर के संबंध में। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर थे। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर ट्रेल थे 1816 से 1835 तक। तीसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर गोबान थे 1836 से 1838 तक। चौथे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर लुसिंगटन थे 1838 से 1848 तक। पांचवें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? बैटन थे 1848 से 1856 तक। और छठे और सबसे प्रमुख कुमाऊं कमिश्नर हमारे कौन थे? हेनरी रैमजे थे 1856 से लेकर 1884 तक। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमारे कितने कुमाऊं कमिश्नर रहे थे? 23 कुमाऊं कमिश्नर रहे थे, जिसमें हमारे स्वतंत्रता के समय पे या उत्तराखंड के अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे डब्ल्यू विनले। और प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? के मेहता जी थे, जो कि 24वें कुमाऊं कमिश्नर हमारे बनते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। कौन? के मेहता प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। इतने पॉइंट आपको याद हैं। बाकी दोस्तों ये जो कुमाऊं कमिश्नर वाला है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि उत्तराखंड के प्रमुख कुमाऊं कमिश्नर बाई उत्तराखंड जी की वेरी जिटिक, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आप डिटेल से उन वीडियोस को पढ़ सकते हैं। तो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर था। अगला प्रश्न दोस्तों, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली में स्थित है चांदपुरगढ़। आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए चांदपुरगढ़ क्यों? क्योंकि परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी के रूप में भी चांदपुरगढ़ को ही जाना जाता है। परमार राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की जाती है। और जब कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना 888 ईस्वी में की जाती है, तो इस टाइम पे परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? चांदपुरगढ़ी में स्थित थी। कहाँ पे? चांदपुरगढ़ी में स्थित थी परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। और चांदपुरगढ़ का ही सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन होता है दोस्तों? भानु प्रताप होता है, जिसे सोनपाल भी कहा गया है। भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ में करता है। उसके बाद में कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश या पवार राजवंश की नींव गढ़वाल में डाली जाती है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है चांदपुरगढ़ का राज्य, ठीक है। और चांदपुरगढ़ का प्रसिद्ध राजा कौन था या शासक कौन था? भानु प्रताप था। और इसी भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया था किसने? कनकपाल ने। और इसके बाद में कनकपाल ने यहाँ पे परमार राजवंश की नींव डाली थी या परमार राजवंश की स्थापना करी थी। और इसी चांदपुरगढ़ी को दोस्तों परमार राजवंश की प्राथमिक राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी थी, जिसे बाद में दोस्तों अजयपाल के द्वारा पहले देवलगढ़ स्थानांतरित किया जाता है, फिर वहाँ से श्रीनगर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। और चांदपुरगढ़ आपको याद रखना है कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये भी एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो ये आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। आदिबद्री के पास में ही आटागाड़, आदिबद्री से 3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है दोस्तों चांदपुरगढ़ी, और आटागाड़ नदी के तट पर यह स्थित है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी परमार राजवंश के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो दोस्तों आप वीडियो पे जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चांदपुरगढ़ी से दोस्तों एक प्राचीन अभिलेख भी हमें मिला है, और जिसके अनुसार परमार राजवंश की स्थापना की जो सबसे प्रमाणित तिथि 688 ईस्वी भी मानी जाती है, ठीक है। तो चांदपुरगढ़ी या चांदपुरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो चांदपुरगढ़ का किला भी हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम या प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबीसाण की पहचान किस क्षेत्र के रूप में की गई थी दोस्तों? तो गोबीसाण की जो पहचान है यह काशीपुर क्षेत्र के रूप में की गई थी। किस क्षेत्र के रूप में की गई थी? काशीपुर के रूप में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कन्निंगम के द्वारा की गई थी, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के इतिहास में श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय, जिसे हम अराजकता का युग भी कहते हैं दोस्तों, तो इस अराजकता के युग में ये जो हमारा मध्य हिमालय था यह मुख्यतः 3 भागों में विभक्त हो गया था। एक था हमारा शत्रुघ्न राज्य, दूसरा था ब्रह्मपुर राज्य, और तीसरा था दोस्तों क्या? गोबीसाण राज्य। तो जो तीसरा राज्य था गोबीसाण राज्य, इसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबीसाण की पहचान किस क्षेत्र के रूप में की गई है? तो वर्तमान का जो है दोस्तों काशीपुर वाला क्षेत्र है, काशीपुर क्षेत्र के अतिरिक्त जो रामपुर और जो पीलीभीत वाला क्षेत्र है जो इससे लगा हुआ है, इस क्षेत्र की पहचान गोबीसाण क्षेत्र के रूप में या गोबीसाण राज्य के रूप में की गई है। किसके द्वारा की गई है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कन्निंगम के द्वारा। किसके द्वारा? कन्निंगम के द्वारा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि गोबीसाण की पहचान काशीपुर के रूप में किसने की है? कन्निंगम के द्वारा की गई है, ठीक है। और जो ये श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में 3 जो ये जनपद थे, शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोबीसाण, इसमें सबसे बड़ा जनपद ब्रह्मपुर जनपद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये जो श्रीहर्ष के पश्चात मध्य हिमालय की स्थिति थी, इसका वर्णन या इन जनपदों का वर्णन हमें किसके यात्रा वृत्तांत से मिलता है? तो युआन चुआन के यात्रा वृत्तांत से हमें इसका वर्णन मिलता है, जिसे हम ह्वेन सांग के नाम से भी जानते हैं। और युआन चुआन के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? CU की से हमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। अब गोबीसाण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों कि गोबीसाण राज्य को ह्वेनसांग के द्वारा क्या कहा गया था? कुपी संगना कहा गया था। कुपी
संग ना कहा गया था। और वर्तमान का काशीपुर हमारा गोविशाल नाम से जाना जाता है, जिसकी पहचान किसने की है दोस्तों? कन्निंगम के द्वारा की गई है। और कन्निंगम ने कहा था कि वर्तमान काशीपुर के 1.5 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पे हमारा उज्जैन का किला स्थित है, तो वहाँ पर हमारा यह गोविशाल राज्य स्थित था, ठीक है, जिसकी सीमा जो थी पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में घाघरा तक विस्तृत थी, ठीक है। बाकी पौरवों के ब्रह्मपुर राज्य को, या जो ब्रह्मपुर क्षेत्र था, उसके लिए जो हमारा युआन चौहान था या वेनसांग था, उसने पोलो किमो पुलो का प्रयोग किया था। इसने हरिद्वार को मोयूलो कहा था और शत्रुघ्न राज्य को इसने सुला किन्ना कहा था। डिटेल्स में पढ़ना है तो परमार राजवंश वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, सॉरी, और उत्तराखंड का इतिहास वाली जो वन लाइनर सीरीज है वहाँ पे भी मैं डिटेल्स में आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो गोविशाल की पहचान याद रखना है काशीपुर के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न कि प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थित लाखू डियार हमारा कहाँ पर स्थित है? तो लाखू डियार दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्या लाखू उडियार कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और उत्तराखंड का पहला शैलाश्रय के रूप में भी लाखू उडियार को ही जाना जाता है, जो कि कहाँ? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है। और लाखू डियार की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो 1968 में MP जोशी जी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा लाखू डियार की खोज की गई थी। और मध्य हिमालय की पहाड़ियों की प्रथम चित्रकला या प्रथम शैलाश्रय के रूप में भी लाखू डियार को ही जाना जाता है। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के प्रथम गुफा चित्र के रूप में लाखू डियार को ही जाना जाता है। और ये लाखू डियार किस नदी के तट पर स्थित है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है लाखू उडियार, ठीक है। और यहाँ पर हमें सामूहिक नृत्य करते हुए लोगों को दिखाया गया है। नृत्य प्रधान संस्कृति के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड की किस गुफा के चित्रों से हमें भीमबेटका गुफा, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, के चित्र मिलते हैं? तो लाखू डियार जो दोस्तों गुफा है हमारी, इसके बारे में कहा जाता है कि भीमबेटका गुफा के चित्रों से इस गुफा के चित्र हमारे मिलते हैं। और ये लाखू डियार अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड का प्रथम शैलाश्रयी खोज के रूप में लाखू डियार को जाना जाता है, जो कि हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 1968 में इसकी खोज की गई थी, जहाँ पर नित्य प्रधान संस्कृति के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा में दोस्तों हमारा क्या है? लुएथाप गुफा भी स्थित है, पेटसाल गुफा भी स्थित है। इसकी स्थापना या जिसकी खोज जो है हम कह सकते हैं यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी। फड़कानौली गुफा भी हमारा अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। फड़कानौली शैलाश्रय, लुएथाप भी हमारा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? अल्मोड़ा में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना। यहीं से दोस्तों बाद में हमारा 1916 में क्या होती है? कुमाऊं परिषद का गठन होता है, ठीक है। तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1926 में कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो गया था। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब? 1912 में हुई थी। वहीं अगर पूछा जाता है कि गढ़वाल कांग्रेस, अल्मोड़ा कांग्रेस को दोस्तों कुमाऊं कांग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी? कुमाऊं कांग्रेस भी कहते हैं। वहीं पूछा जाएगा कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 2 वर्ष आपको याद रखने हैं, 1918 और 1919। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, 1918 या 1919 में हमारा गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, 16वां और 17वां क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था और टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा युग में सही नहीं है। और ये दोनों प्रश्न देखिए, चंद्र राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अभी हाल ही में लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर हुआ था, वहां पे पूछा गया। यूकेपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। और टिहरी से संबंधित ये कथनों पर विचार कीजिए, ये भी 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आज की ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम्स के लिए किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स या फिर प्रैक्टिस सेट के बैच से दोस्तों जुड़ना है, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।